आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और उसमें पढ़ रहे हैं नेहरू के बाद का भारत। तो प्रधानमंत्री रहे थे नेहरू, और नेहरू का जब शासनकाल समाप्त होता है 1964 के आसपास, उसके बाद से लेकर के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हैं, फिर इंदिरा गांधी रहती हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री काल जो हम पढ़ चुके हैं। आज का जो प्रधानमंत्री काल हम पढ़ने वाले हैं नेहरू के बाद में, वो है राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल। प्रधानमंत्री पद संभालते ही समस्याओं की शुरुआत। अपनी मां इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हो जाने के पश्चात राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री पद संभालने के साथ ही घरेलू मोर्चे पर उन्होंने बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सिख विरोधी दंगे। जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हिंसा की छिटपुट घटनाएं होने लगी। शायद यही परिस्थितियों को लेकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का आवास जो था उसमें दर्शनों के लिए रखा गया, तो ये छिटपुट घटनाएं अधिक व्यापक और तीव्र हो गई। लगभग 1984 से ऐसा प्रतीत होने लगा था कि सिखों के प्रति संगठित और नृशंस सामूहिक हिंसा हो रही थी। दूरदर्शन पर इस उपद्रव को निरंतर चलाया जा रहा था, जो कि सरकार के स्वामित्व का और उस समय एकमात्र चैनल था। लोग प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे और भीड़ प्रतिशोध लेने की नारे लगा रही थी। इन सब ने भीड़ को उकसाया। अधिकतर उत्तरी दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले गरीब सिखों को निशाना बनाया गया, लेकिन लूटपाट और हत्या की कुछ घटनाएं मध्य और उच्च वर्ग की सिख कॉलोनियों में भी हुई थी। रामचंद्र गुहा और तत्कालीन समय के कई अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार हिंसक भीड़ में हिंदू, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति से संबद्ध सफाई कर्मी जो शहर में काम करते थे, और गांव से शहर से आए जाट किसान और गुज्जर लोग थे। प्रमाण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कई कांग्रेसी नेताओं ने इस भीड़ को हिंसा के लिए प्रोत्साहित किया और उकसाया। अफवाहों ने हिंसा को और अधिक तीव्र किया। पुलिस और प्रशासन की भूमिका इस परिस्थिति में संदिग्ध थी। पुलिस ने हिंसक भीड़ के कृत्यों को लेकर आंखें मूंद ली थीं, कार्रवाई करने से मना कर दिया था, या अत्यधिक निंदनीय रूप से हिंसक भीड़ की सक्रिय रूप से मदद की थी। दंगे 2 दिन तक निर्बाध चलते रहे। प्रधानमंत्री और उसके गृह मंत्री नरसिंह राव ने तुरंत सेना को नहीं बुलाया। सेना दंगों को तुरंत प्रभावी रूप से असफल कर सकती थी। 2 नवंबर के बाद राजीव गांधी ने रेडियो और टेलीविजन पर घोषणा की कि दंगों को रोका जाना चाहिए। इससे दिवंगत प्रधानमंत्री की छवि पर कीचड़ उछला। 3 नवंबर 1984 को जाकर सेना को स्थिति को नियंत्रित करने का आदेश प्राप्त हुआ। 3 नवंबर 1984 को 2 नवंबर को 1984 को राजीव गांधी ने टेलीविज़न या रेडियो पर यह घोषणा की थी। 3 नवंबर को आदेश मिला, और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर राजीव गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी भी हिलती है। इसे दंगों को औचित्यपूर्ण ठहराने के निहितार्थ के रूप में लिया गया था। यहाँ तक कि कोई इस बात से सहमत हो सकता था कि इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात लोगों में अत्यधिक रोष था, लेकिन ये प्रधानमंत्री की असंवेदनशील टिप्पणी थी। सिख विरोधी दंगे सरकार द्वारा दंगों को दिया जाने वाला एक शब्द था, लेकिन अधिकतर ने इसे जनसंहार कहा। ये स्वतंत्रता पश्चात भारत के इतिहास पर अविस्मरणीय और दुखद कलंक था। भारत के इतिहास की इस स्याह घटना का उजला पक्ष यह था कि कई हिंदुओं ने दंगों के दौरान सिख परिवारों को छिपने और उनकी जान बचाने की मदद की थी। भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 को भारत को एक और बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, 1984 को ये इधर दंगे हुए थे सिख विरोधी। 1984 में दिसंबर महीने में 3 दिसंबर 1984 को भारत को एक और बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनाइन कार्बाइड (UCC) के कीटनाशक बनाने वाले संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड (MIC) नामक जहरीली गैस का रिसाव, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था, हुआ। इस औद्योगिक घटना में, जिसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन तक के शिकार हुए। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित फैक्ट्री के आसपास के रहने वाले ग्रामीण और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग थे। ये दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। पहले तो शहर में ये संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, और दूसरे, इस कंपनी ने कई बार सुरक्षा मापदंडों की अवहेलना की थी, जिस पर समय रहते कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस आपदा के पश्चात UCC ने अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश की और भारतीय सहायक कंपनी UCIAL पर सारा दोष मढ़ दिया।
उन्होंने कहा कि पूरी संयंत्र का निर्माण और संचालन पूरी तरह से यूसीआईएल द्वारा किया जा रहा था। जल्द ही अमेरिकी अटॉर्नी ने अमेरिकी न्यायालय में कई बिलियन डॉलर का एक मुकदमा यूसीसी के खिलाफ दायर कर दिया। त्रासदी के मानवीय निहितार्थों और नेपथ्य में धकेले जा चुके प्रभावित लोगों पर इसके असर को लेकर कानूनी लड़ाई और बहस चालू हो चुकी थी। मार्च 1985 में भारत सरकार ने भोपाल गैस लीक आपदा अधिनियम लागू किया ताकि इस दुर्घटना से उपजे दावों के तीव्र और समानतापूर्ण निपटारे को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम के अनुसार सरकार पूरे विश्व में कहीं भी पीड़ित एकमात्र प्रतिनिधि बन गई। अंततः सभी मुकदमे अमेरिकी न्यायिक क्षेत्र अधिकारिता से हटा लिए गए और भारतीय अधिकार क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिए गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत चलने वाले इस मामले में यूसीसी समस्त निपटारे के लिए भारत सरकार को पीड़ितों यानी दावेदारों को देने के लिए $470 मिलियन अदा करने पर सहमत हो गई। देय धनराशि दावेदारों की संख्या पर आधारित थी, जबकि वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी। ठीक है, दावेदारों की संख्या पर आधारित थी $470 मिलियन, लेकिन दावेदार जो हैं ज़्यादा थे। वास्तविक रूप से संख्या जो ज़्यादा थी, दावेदार कम थे। मतलब इसमें न्यायालय में कम लोग पहुंचे थे। ये आरोप भी लगे कि अमेरिकी दबाव और राजनीतिक प्रभाव के चलते यूसीसी के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन को बिना गिरफ्तारी के बाहर छोड़ने की अनुमति दे दी गई। ये विवाद जारी रहा और इस प्रकार गैस रिसाव की दुर्घटना में पीड़ित लोगों की समस्याएं भी जारी रहीं, जैसा कि उन्हें बेहद कम क्षतिपूर्ति राशि दी गई थी। 1985 के आम चुनाव। अक्टूबर 1984 में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त राजीव गांधी ने समय पूर्व चुनावों की सिफारिश की। जनवरी 1985 में आम चुनाव कराए गए, जबकि इनका आयोजन दिसंबर 1984 में होना था। कांग्रेस आई ने 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात किसी भी पार्टी द्वारा आम चुनावों में इतनी सीटें नहीं जीती गई थी। यह जनादेश आंशिक रूप से इंदिरा जी के परिवार के प्रति सहानुभूति की लहर और व्यापक रूप से उग्रवाद और पृथकतावाद को हतोत्साहित करने की इच्छा का परिणाम था। राजीव गांधी, जिन्होंने अब प्रधानमंत्री का पद संभाला, भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री बने। मार्च 1985 के 11 राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई। राज्यों में तनाव से निपटना। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला, तब देश के विभिन्न हिस्से जो हैं उसमें कई हिस्सों में नस्लीय जातीय संघर्ष हुए और इनमें से कुछ को हल कर लिया गया, लेकिन कुछ निरंतर परेशानी खड़ी करते रहे। पंजाब की समस्या अत्यधिक ज्वलंत थी। अकाली नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था। जुलाई 1985 में राजीव गांधी और अकाली नेता संत हरचरण सिंह लोंगेवाला के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन अगस्त 1985 में लोंगेवाला की हत्या कर दी गई। हालांकि सितंबर में चुनाव कराए गए और ये देखा गया कि उग्रवाद के खिलाफ लोगों ने मतदान किया था। फिर भी अकाली दल बहुमत से सत्ता में आया, लेकिन उग्रवाद का अंत आसानी से नहीं हुआ। इसने फिर से अपना सिर उठा लिया और एक बार फिर स्वर्ण मंदिर का इस्तेमाल उग्रवादियों द्वारा किया जाने लगा। इस बार स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए मई 1988 में शुरू किए गए ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू करने के पश्चात JF रिबेरो और KPS गिल के नेतृत्व में पुलिस स्थिति को नियंत्रण में पाने में सफल हो गई। यह निर्बाध एवं प्रभावी ऑपरेशन था, लेकिन इस समय भिंडरेवाला की तरह लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला कोई करिश्माई नेता नहीं था। अभी भी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, अभी तो कुछ समय के लिए शांत हुआ था। चंडीगढ़ का मामला निरंतर तूल पकड़ रहा था। बाहरी लोगों के राज्य में आने को लेकर 1970 और 1980 के दशक में असम में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि AASU, ऑल असम यूनियन स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट यूनियन यानी कि SU आसू ने 15 अगस्त 1985 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजीव गांधी और आसू ने 15 अगस्त 1985 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और 1985 में चुनाव कराए गए। आसू यानी AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन राजनीतिक दल बन गया। उसका नाम असम गण परिषद रखा गया, जिसने चुनाव में हिस्सा लिया और इसने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ते हुए भारी विजय प्राप्त की। मिजो लोगों और केंद्र के बीच 1986 में एक और समझौता हुआ, जिसके तहत मिजो विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए। मिजोरम को एक राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक 1986 में यह समझौता हुआ था। और लाल डेंगा शुरुआत में भारत से अलग होने को लेकर एक विद्रोही नेता थे के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने विजय प्राप्त की और वे मिजोरम, जो फरवरी 1987 में भारत का 23वां राज्य बना, के मुख्यमंत्री बने। लाल डेंगा जो हैं 23वें राज्य के मुख्यमंत्री बने
जो था मिजोरम। 1987 में ये राज्य बना। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में और साथ ही साथ बाद के कुछ राज्यों में फिर समस्याएं उत्पन्न हुई। सुभाष दी सिंह के नेतृत्व में गोरखा और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नेपाली लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व किया और उनके लिए एक पृथक राज्य की मांग की। राजीव गांधी से मुलाकात के पश्चात दी सिंह एक स्वायत्त जिला परिषद के दर्जे को लेकर राजीव गांधी से मुलाकात के पश्चात दी सिंह एक स्वायत्त जिला परिषद के दर्जे को स्वीकार करने के लिए मान गए। त्रिपुरा आदिवासियों और बंगालियों जो विभाजन के पश्चात राज्य में आ गए के बीच विरोध प्रदर्शन झड़पों में आहत था। त्रिपुरा किस में आहत था? आदिवासियों और बंगालियों जो विभाजन के पश्चात राज्य में आ गए उनके बीच विरोध प्रदर्शन और झड़पों से आहत था। त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स यानी कि TNV त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स TNV ने अपहरण और हत्याएं करके नागरिकों और पुलिस को आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा डराने का प्रयास किया। अगस्त 1988 में एक MOU पर हस्ताक्षर कर लिए गए। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ ऐसा कुछ है, ठीक है, MOU की फुल फॉर्म होती है, पर हस्ताक्षर कर लिए, जिसके तहत TNV ने यानी कि त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स ने हिंसा और पृथक देश की मांग को छोड़ दिया और भारत के संविधान के अंतर्गत त्रिपुरा की सभी समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान हेतु बातचीत का रास्ता अपनाया। भारत सरकार इस बात पर सहमत हुई कि राज्य विधानसभा में आदिवासियों के लिए अधिक सीट बढ़ाई जानी चाहिए थी और भारत सरकार इस बात पर सहमत हुई कि राज्य विधानसभा में आदिवासियों के लिए अधिक सीट बढ़ाई जानी चाहिए थी और कुछ अधिक गांवों में स्वायत्त आदिवासी परिषद के अंतर्गत लाया जाना था। केंद्र त्रिपुरा सरकार और TNV के बीच वार्ता के माध्यम से आत्मसमर्पण की शर्तों का एक खाका तैयार किया गया। हालांकि समस्याओं का पूरी तरह से अंत नहीं हुआ था। असम में स्थानीय असामियों के खिलाफ बोडो आदिवासियों के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया असम में और उनकी कमान ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन को सौंपी गई थी। समस्याओं के समाधान के कुछ प्रस्ताव भविष्य में कुछ वर्ष बाद रखे गए थे। जम्मू एवं कश्मीर में एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें हटा लिया। अब राजीव गांधी के साथ कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एवं कश्मीर में एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें हटा दिया। अब राजीव गांधी के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर 1986 में जम्मू कश्मीर में गठबंधन केयर टेकर सरकार बनाई। 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF कश्मीरियों के एक समूह जो केंद्र से अधिक स्वायत्तता चाहते थे द्वारा गठित एक पार्टी भी चुनाव मैदान में थी। चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मत देने का व्यापक प्रचार किया गया ताकि चुनाव के नतीजे बड़ी मात्रा में उसके पक्ष में आए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबोर्ड शायद जीत गया होता, लेकिन गलत तरीकों एवं गड़बड़ियों ने निराशाजनक माहौल उत्पन्न किया और भारत सरकार के प्रति गुस्सा एवं अलगाव की भावनाओं ने जोर पकड़ लिया और कश्मीर में उग्रवाद की शुरुआत थी और कुछ कश्मीरी युवा मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ झुके हुए थे। अब घरेलू मोर्चे पर उठाए गए सकारात्मक कदम। राजनीति में नए चेहरे के तौर पर राजीव गांधी लोगों की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सत्ता में आए। उन्होंने कार्यशैली में परिवर्तन किया। अपनी पार्टी के भीतर उन्होंने संकेत दिया कि अक्षमता, भ्रष्टाचार और चापलूसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों की शुरुआत की और कांग्रेस की निर्णयन प्रक्रिया में युवा और बहुआयामी लोगों को लेकर आए। लंबे समय से इस प्रयास ने काम नहीं किया। कांग्रेस संस्कृति ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली थी, यहाँ तक कि युवा ब्रिगेड जिसने नई आशा के साथ काम शुरू किया था पुराने रंग एवं ढंग में रंग गया था। उन्होंने लाल फीताशाही में कमी करने का प्रयास किया और प्रशासन को अधिक जनहितैषी बनाया और इसकी कठोरता में कमी की। दल बदल विरोधी कानून। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के सर्व प्रमुख कामों में जनवरी 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित करना था। 1985 में दल बदल विरोधी राजीव गांधी प्रधानमंत्री के दौरान हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र या राज्य स्तर पर निर्वाचित सांसद या विधायक आगामी चुनाव तक विपक्षी दल में शामिल नहीं हो सकते थे, अन्यथा उसे सदन के सदस्य के तौर पर अनर्ह घोषित
कर दिया जाएगा। ये कदम सांसदों और विधायकों को पार्टी बदलने ताकि सरकार बनने के लिए सदन में संख्या को तोड़ा मरोड़ा जा सके के लिए भ्रष्टाचार और रिश्वत के प्रचलन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया था। पर्यावरण संबंधी कानूनों में राजीव गांधी की भूमिका। पर्यावरण संबंधी कानून। भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप भारत में पर्यावरणीय जागरूकता और सक्रियता में वृद्धि हुई थी। प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने आवश्यक एवं सकारात्मक रूप से इसका प्रत्युत्तर दिया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 में EPA बनाया, जिसके तहत पर्यावरणीय कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासन हेतु समस्त उत्तरदायित्वों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठित किया गया। EPA ने केंद्र को किसी भी उद्योग को बंद करने के लिए, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के हेतु प्रत्यक्ष आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, इस EPA ने केंद्र को ये ताकत प्रदान की। एक शक्तिशाली कानून होने के नाते इसने कार्यपालिका को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की और विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नियम बनाने की अनुमति प्रदान की। 1987 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया। 1987 में आते कारखाना अधिनियम जो 1948 था, उस कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया 1987 में, जिसने राज्यों को खतरनाक एवं हानिकारक विधियों और तत्वों का प्रयोग करने वाले कारखानों की अवस्थिति के मार्गदर्शन हेतु एक साइट अप्रेजल कमेटी की नियुक्ति करने के लिए शक्ति प्रदान की। ठीक है, इसने राज्यों को क्या किया, ये शक्ति प्रदान की। कामगारों एवं आसपास के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था स्थापित की गई। आपदा नियंत्रण योजनाएं विनिर्दिष्ट की गई। 1989 तक खतरनाक अपशिष्ट प्रबंध एवं निपटान नियम खतरनाक रसायनों के आयात, प्रबंधन एवं भंडारण हेतु लागू किए गए। 1989 तक 1991 में पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लागू किया गया, जिसने घातक तत्वों के निपटान के दौरान दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को अविलंब राहत प्रदान की। अब हम देखते हैं स्थानीय सरकार में सुधार। राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार का सूत्रपात किया। उन्होंने देखा कि राज्यों में पंचायत व्यवस्था अप्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी। इस स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया, जिसके तहत नियमित पंचायती चुनाव अपरिहार्य किए जाने थे। हालांकि उसके शासनकाल में संविधान संशोधन अधिनियम पारित न हो सका, लेकिन इस दिशा में प्रयास किए गए थे और आने वाले वर्षों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति एवं मंजूरी प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की ओर प्रथम कदम। राजीव गांधी सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री VP सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसने अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं प्रगति में अवरोध बने अनावश्यक नियंत्रणों को हटा दिया। लाइसेंसिंग योजना के सरलीकरण के अलावा विभिन्न आयात की जाने वाली मदों पर करों में वृद्धि और निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु कर छूट के साथ व्यापार तंत्र को उदारीकृत किया गया। करों की दरों में कमी की गई और कंपनी की संपत्ति पर नियंत्रण में ढील दे दी गई। इन कदमों के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक घरानों ने बेहतर प्रदर्शन किया और उद्योग की वृद्धि दर में सुधार हुआ। हालांकि इस दौरान व्यवसायी और राजनीतिज्ञों की घनिष्ठता भी बढ़ी और व्यवसायियों के हितों में काम करने पर राजनीतिज्ञों को उपहार, यहाँ तक कि धन भी प्राप्त हुए। स्थावर संपदा रियल एस्टेट क्षेत्र राजनीतिज्ञों के सहयोग से भ्रष्टाचार और काले धन की शक्तिशाली स्रोत बन गया। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में पदावधि के अंत में राजीव गांधी ने देश में जनसंख्या आधिक्य सहित कई समस्याओं का सामना किया। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर करों में वृद्धि हो गई थी और हवाई यात्राएं बेहद महंगी हो गई थीं। अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी कि RLEGP का जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। किन किन का रोजगार योजना में विलय कर दिया? तो जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। एक तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, तो NREP और RLEGP इन दोनों का जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। अब हम देखते हैं प्रौद्योगिकी मिशन। भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार की इच्छा से ओतप्रोत राजीव गांधी के निर्देश में 6 प्रौद्योगिकी मिशन गठित किए गए। इसके पीछे सोच थी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग द्वारा अल्प विकास की समस्या से निपटा जाए। समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक उपागमों का अनुप्रयोग किया जाना था। लक्ष्योन्मुखी परियोजनाओं का निहितार्थ था कि भारत को
सहस्र वर्षों में आधुनिक राष्ट्र के रूप में प्रवेश करना चाहिए। पेयजल मिशन का लक्ष्य उपग्रहों और भूगर्भ शास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग और जैव रसायन के अनुशासन का प्रयोग करके जल की अवस्थिति का पता लगाना, उसे निकालना और उसका शुद्धिकरण करना था, ताकि देश के सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल प्राप्त हो सके। दुग्ध उत्पादन एवं गाय के स्वास्थ्य में सुधार, खाद्य तेल के उत्पादन का विस्तार, जिससे आयात को नियंत्रित किया जा सके। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, विशिष्ट रूप से पोलियो से बचाव के लिए बच्चों में टीकाकरण करके, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविज़न नेटवर्क का विस्तार करके और इसे एक माध्यम के रूप में प्रयोग करके साक्षरता दर में वृद्धि करने की दिशा में मिशनों को चलाया गया था। यह सभी अच्छी युक्तियाँ थीं और समय के साथ इन्हें अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल किया गया था। दूरसंचार मिशन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। विशाल देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच के लिए संचार के महत्व को महसूस करते हुए राजीव गांधी पूरे भारत में दूरसंचार की सेवा, निर्भरता और पहुंच का सुधार चाहते थे। स्वदेशी विकास, स्थानीय प्रतिभा और निजीकरण मिशन का हिस्सा थे। सैम पित्रोदा, अमेरिका में प्रशिक्षित भारतीय युवा टेलीकॉम विशेषज्ञ, इस विषय पर राजीव गांधी के सलाहकार बने। सैम पित्रोदा और अन्य प्रौद्योगिकी मिशनों पर उन्होंने परामर्श प्रदान किया। उन्हें दूरसंचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे लोकप्रिय तौर पर MTNL के नाम से जाना गया, की स्थापना की गई। तो MTNL की स्थापना की गई, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई और दूरसंचार आयोग का अध्यक्ष जो हैं सैम पित्रोदा को बनाया गया। सैम पित्रोदा अमेरिका में प्रशिक्षित भारतीय युवा टेलीकॉम विशेषज्ञ थे और राजीव गांधी के वो सलाहकार बने। अब हम समझेंगे कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटरीकरण एक अनेक क्षेत्र था जिसमें राजीव गांधी की पहल की प्रशंसा की गई। उनकी सरकार ने कंप्यूटर उपकरणों के आयात पर शुल्क में कटौती के साथ बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण को सुगम बनाया, ताकि घरेलू विनिर्माण कंपनियां उत्पादन बढ़ा सकें। विदेशी निर्माता कंपनियों को भारतीय बाजार में अनुमति देने हेतु नियमों एवं कानून को उदार बनाए गए, ताकि गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित हो सके। विद्यालयों और कार्यालयों में कंप्यूटर के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। इन कदमों के परिणाम स्वरूप भारत जल्द ही प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातक देश के रूप में उभरा था। कुछ लोगों ने इन कदमों को भारत में सूचना क्रांति की शुरुआत कहा था। शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो NPE आरंभ की थी 1968 में इंदिरा गांधी ने। 1968 का उल्टा 1986 में राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी, जिसने असमानताओं को समाप्त करने और शैक्षिक अवसरों को समानता लाने पर विशेष बल देने पर जोर दिया। इस नीति ने छात्रवृत्ति का विस्तार करके वयस्क शिक्षा, अनुसूचित जातियों से अधिक शिक्षकों की भर्ती करना, गरीब परिवारों को उनके बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, नए संस्थानों का विकास, आवास और सेवाओं की सुविधाओं को शामिल करना। इस नीति के अंतर्गत राजीव गांधी ने समस्त भारत में प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर शैक्षिक आरंभिक ढांचे का सुधार करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शामिल किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इग्नू इस नीति का उत्पाद को वयस्क शिक्षा की दिशा में निर्देशित किया गया। इग्नू को भारत के प्रत्येक जिले में नवोदय विश्वविद्यालय की अवधारणा NPE नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986 के एक हिस्से के तौर पर उदित हुई। ठीक है, नवोदय विद्यालय, इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता स्थापित करना था। इन आवासीय विद्यालयों को गरीब परिवारों के बच्चों जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया गया था, जो स्कूल में रह सकते थे, को निःशुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना था। अब हम समझते हैं नकारात्मक पहलू। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ राजीव गांधी सरकार प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाई और उसने गंभीर युक्त गलतियाँ की, जैसे शाहबानो प्रकरण भारत में राजनीतिक विवाद को जन्म देने के लिए कुख्यात हैं। इसको अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक के तुष्टीकरण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिन्हें उनके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। अपने और बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाहबानो पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत पहुंची। 1985 में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया जिसमें निचली अदालत के निर्णय को
जिसमें निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय दिया था, जो हर किसी पर लागू होता था, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। न्यायालय ने निर्णय दिया कि साहबानों को निर्वाह व्यय के लिए समान जीविका दी जाए। भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों के अनुसार ये निर्णय उनकी संस्कृति और विधानों पर अनाधिकार हस्तक्षेप था। इससे उन्हें असुरक्षित अनुभव हुआ और उन्होंने इस निर्णय का जमकर विरोध किया। उनके नेता और प्रवक्ता M.J. अकबर और सैयद शहाबुद्दीन, इन लोगों ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की संस्था बनाई और इस संस्था बने और सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन की धमकी दी। कुछ समय बाद एक सांसद संसद में इस प्रभाव को निजी विधेयक लेकर आए और मुसलमानों को अपराध दंड संहिता की धारा 125 की सीमा से बाहर किया गया। आरिफ मोहम्मद खान गृह राज्य मंत्री ने इसका विरोध किया। सदन में ये विधेयक पारित न हो सका, लेकिन मुसलमानों में असंतोष गहराता जा रहा था। हजारों मुसलमानों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। राजीव गांधी सरकार ने इस दबाव में आगे घुटने टेक दिए और 1986 में कांग्रेस ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 प्रस्तुत किया और बहुमत में होने के कारण पारित करवा दिया और शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। इस अधिनियम के अनुसार जब एक तलाकशुदा मुसलमान महिला इद्दत के समय के बाद अपना गुजारा कर सकती हैं तो न्यायालय उन संबंधियों को उसे गुजारा देने का आदेश दे सकता है जो मुसलमान कानून के अनुसार उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। किंतु यदि ऐसे संबंधी नहीं है अथवा वह गुजारा देने की हालत में नहीं है तो न्यायालय प्रदेश वक्फ बोर्ड का गुजारा देने का आदेश देगा। इस प्रकार से पति की गुजारा देने का उत्तरदायित्व इद्दत के समय के लिए सीमित कर दिया गया। राजीव गांधी सरकार ने इसे धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। आरिफ मोहम्मद खान ने विरोध स्वरूप अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोलने का मामला। ब्रिटिश समय में अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के लिए प्रयोग की जाती थी। मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जिसमें हिंदू राम की पूजा किया करते थे। ठीक, यह माना जाता था कि यह स्थान राम का जन्म स्थान है। 1949 में रामलला की एक मूर्ति एक रात मस्जिद के भीतर स्थापित कर दी गई। हिंदू भक्तों ने मूर्ति की मस्जिद में प्रकट होने के चमत्कार के रूप में देखा और इस स्थल पर पूजा की मांग की। सांप्रदायिक सौहार्द भंग होने के चलते स्थानीय प्राधिकारियों ने अयोध्या में विवादास्पद स्थान को लेकर ताला लगाने का निर्णय किया ताकि न तो हिंदू और न ही मुसलमान अपने दावों पर जोर देकर के पूजा के लिए प्रयोग कर सकें। फैज़ाबाद न्यायालय के समक्ष अपील की गई। राम जन्मभूमि के दरवाज़ों को इस आधार पर खोला जाना चाहिए कि फैज़ाबाद जिला प्रशासन था, न कि न्यायालय, जिसने इस स्थान को बंद करने का आदेश दिया था। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद विश्व हिंदू परिषद और अन्य ऐसे हिंदू समूहों ने इस स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। 1 फरवरी 1986 को फैज़ाबाद जिला न्यायाधीश ने मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया ताकि लोग प्रार्थना कर सके। उस समय की रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने सुनिश्चित किया कि फैज़ाबाद जज के फैसले के बाद मस्जिद के दरवाज़ों को अविलंब खोल दिया जाए। मस्जिद के दरवाजे खोलने की घटना को कैमराबद्ध करने के लिए मौजूद टेलीविज़न चैनल इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि जज के निर्णय के बारे में प्रशासन को पहले से ही पता था। ये बात पक्की थी कि राजीव गांधी सरकार का अयोध्या मामले को लेकर कट्टर हिंदुओं को शांत करके मुस्लिम महिला अधिनियम में संतुलन बनाने का था। यदि कांग्रेस ने सोचा था कि वह बीजेपी के मंदिर अभियान की हवा निकाल देगी तो यह उनकी भूल थी। इस अवसर को संघ परिवार ने लपक लिया। वीएचपी निर्भीक बन गई और इसका रुख सख्त हो गया। अब पूर्वोक्त स्थल पर मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाने की मांग अधिक प्रचंड हो गई। इन 2 मुद्दों के बाद राजीव गांधी की आधुनिक विकासोन्मुखी नेता के रूप में छवि धूमिल हो गई। जैसा कि तत्कालीन राजनीतिक विश्लेषकों ने चेताया था कि चुनावी लाभ के लिए समुदायों के तुष्टीकरण की नीति दुष्चक्र बन सकती हैं और सामाजिक संरचना को बर्बाद कर सकती हैं। इसके अलावा बोफोर्स घोटाला ने प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी की। मार्च 1986 में भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए 155 MA होवित्ज़र तोपों की आपूर्ति स्वीडिश हथियार निर्माता कंपनी AB बोफोर्स
किसी समय इसका स्वामित्व एल्फ्रेड नोबल के पास था। इस बोफोर्स के साथ एक समझौता किया भारतीय सेना के लिए भारत सरकार ने। ठीक है, ये समझौता 1986 में, मार्च 1986 में 400 तोपों के लिए ये किया गया था। ठीक है, तोपों का नाम जो है वो है 155 MA होवित्ज़र तोप। ये सौदा जो है $285 मिलियन लगभग 1500 करोड़ रुपए में तय हुआ। उस समय एक भारी भरकम सौदा था ये। लगभग एक वर्ष बाद अप्रैल 1987 में एक स्वीडिश रेडियो रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोफोर्स सौदे में प्रमुख भारतीय राजनेताओं और रक्षा कर्मियों के साथ साथ स्वीडिश पदाधिकारियों को भी रिश्वत दी गई थी। जेनेवा में हिंदू समाचार पत्र की संवाददाता चित्रा सुब्रमण्यम ने अपने अखबार के लिए मामले की खोजबीन की और कई दस्तावेज एकत्रित किए, जिनके आधार पर उन्होंने खुलासा किया कि कुछ शक्तिशाली लोगों को 64 करोड़ रुपये अदा किए गए। इस सारे घटनाक्रम के बीच एक नाम जो सामने आया वो है ओटावियो क्वात्रोची। तो ओटावियो क्वात्रोची था जो इटली का एक व्यवसायी था और इटली की केमिल फर्म स्नेम प्रोगेटी। अब देखिए इस घटनाक्रम में एक नाम सामने आया ओटावियो क्वात्रोची। तो ओटावियो क्वात्रोची जो नाम सामने आया था, ये ओटावियो क्वात्रोची जो था वो एक व्यवसायी था इटली का। ठीक है, ओटावियो क्वात्रोची इटली की पेट्रोकेमिकल फर्म स्नेम प्रोगेटी का एक प्रतिनिधि था। ठीक है, इटली की एक पेट्रोकेमिकल फर्म थी, उस फर्म का नाम था स्नेम प्रोगेटी। तो स्नेम प्रोगेटी का वो प्रतिनिधि था और नाम था ओटावियो क्वात्रोची, एक इटली का व्यवसायी था। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार के साथ घनिष्ठता के कारण वह भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बीच शक्तिशाली बिचौलिया यानी ब्रोकर बन गया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने भी इसके ऊपर लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर बोफोर्स घोटाले के नाम से जाना गया। इसी बीच वीपी सिंह से वित्त मंत्रालय को लेकर उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा गया, जो बोफोर्स सौदे से संबंधित भ्रष्टाचार विवरण को उजागर कर सकते थे। अंततः वीपी सिंह ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ शंका में वृद्धि कर दी और यहाँ तक कि राजीव गांधी को लेकर भी संदेह बढ़ने लगा। राजीव गांधी द्वारा संसद में की गई घोषणा कि बोफोर्स सौदे में किसी प्रकार की रिश्वत नहीं दी गई है, न ही इसमें कोई बिचौलिया शामिल था, पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। राजीव गांधी, जिन्हें मिस्टर क्लीन के उपनाम से जाना जाता था, की छवि को इससे अपूरणनीय क्षति हुई। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को कहते थे, लेकिन इससे जो है छवि धूमिल हुई। जुलाई 1988 में राजीव गांधी ने एक विधेयक तैयार किया, जिसे भारत सरकार द्वारा तैयार सबसे कठोर बिल कहा गया। इस विधेयक का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती करना था। इसमें उल्लेख किया गया था कि अखबार जनरल के संपादक या स्वामी को आपराधिक लांछन या अभद्र या अपमानपूर्ण लेख या जैसा कि राज्य द्वारा परिभाषित किया गया था के लिए कारावास का दंड हो सकता था। ये सब बोफोर्स घोटाले से संबंधित खोजी पत्रकारिता के कारण हो रहा था। अंत में बिल को प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन इसने सरकार की छवि को और अधिक नुकसान पहुंचाया। अब किसान असंतोष। मानसून के न आने से देश त्रस्त था और 1987 में भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसने ग्रामीण लोगों को क्रोधित कर दिया। उड़ीसा का कालाहांडी जिला विशेष रूप से प्रभावित हुआ। उड़ीसा का कालाहांडी जिला। देश में असंतोष वर्षा सिंचित क्षेत्रों से सिंचित क्षेत्रों तक फैल गया। किसान संगठन एकजुट होने लगे। इसमें मुख्य रूप से शरद जोशी, जो किसी समय नौकरशाह रह चुके थे, के नेतृत्व में शेटकारी संगठन और महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ प्रमुख थे। शेटकारी संगठन महाराष्ट्र में सक्रिय था और भारतीय किसान संघ पंजाब और हरियाणा में सक्रिय था। इन नेताओं ने देश में भारत के ग्रामीणों और इंडिया के शहरी मध्य वर्ग के बीच अंतर को उजागर किया और स्पष्ट किया कि भारत के ग्रामीणों पर सरकार द्वारा तैयार आर्थिक नीतियों में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी मांग थी कि कृषि उपज के लिए ऊंची कीमतें होनी चाहिए और कृषि प्रयोग के लिए बिजली पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। वास्तविक रूप से हालांकि ये संगठन धनी और मध्यम स्तर के किसानों का प्रतिनिधि कर रहे थे, न कि ग्रामीण समाज में असली निर्धन वर्ग का। पूरे भारत के गरीब, चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे थे, जिसकी आवाज़ को कभी कभार ही सुना जाता है। अब हम समझेंगे विदेश संबंध।
राजीव गांधी ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने और वैज्ञानिक तथा आर्थिक संबंधों का विस्तार करने का प्रयास किया। आर्थिक उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी पर बल देने की उनकी नीति ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में मदद की। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने प्रत्यक्ष निजी माध्यम से रोनाल्ड रीगन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ संचार स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को प्रस्तावित अवाक्स युद्धक विमान की आपूर्ति को रद्द कर दिया गया। अवाक्स AWACS तो अवाक्स जो विमान थे, युद्धक विमान थे, उनको पाकिस्तान को उनकी आपूर्ति रोक दी। पाकिस्तान से घनिष्ठता के बावजूद राजीव गांधी ने परमाणु अप्रसार मुद्दे के सामने घुटने नहीं टेके। जैसा कि भारतीय विदेश नीति ने सदैव सार्वभौमिक निःशस्त्रीकरण पर बल दिया। जून 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 15वें विशिष्ट सत्र में जून 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 15वें विशिष्ट सत्र में राजीव गांधी ने कहा कि विश्व परमाणु हथियारों से मुक्त होना चाहिए और आणविक आयुध मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था में विकास संबंधी अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। 1986 में सेशेल्स के राष्ट्रपति को तख्ता पलट का सामना करना पड़ा 1986 में, और उन्होंने भारत से मदद मांगी। राजीव गांधी सरकार ने भारतीय नौसेना को सेशेल्स के तट पर जाकर ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग नामक मिशन के तहत तख्ता पलट को असफल करने में सेशेल्स सरकार को मदद करने के आदेश दिए। 1988 में मालदीव ने तख्ता पलट की संभावनाएं बलवती होने लगी, जिसमें विद्रोहियों की मदद से श्रीलंका के सशस्त्र विद्रोहियों पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम PLOTE द्वारा की जा रही थी। मालदीव सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई, जिस पर राजीव गांधी ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना को मालदीव में तैनात करने का आदेश जारी किया। मालदीव में तख्ता पलट को टाल दिया गया। 1987 में भारत ने सियाचिन में क्वैद पोस्ट को पुनः हासिल कर लिया, जिसे ऑपरेशन राजीव का नाम दिया गया। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। 1986 से 1987 में भारतीय और चीनी फौजों के बीच पूर्वोत्तर सीमा पर सुमदोरंगचू को लेकर विवाद खड़ा हो गया भारत और चीनी फौजियों के बीच 1987 में। हालांकि राजीव गांधी की यात्रा ने रिश्तों को बेहतर बनाया और उन्होंने डेंगू जियाओपिंग, यद्यपि न तो वह राज्याध्यक्ष थे, डेंग जियाओपिंग राज्याध्यक्ष न थे, न ही सरकार के प्रमुख थे और न ही साम्यवादी दल के महासचिव थे, इनके साथ बैठक की जो चीन के समग्र महत्व के व्यक्ति थे। भारत और चीन ने सीमा के प्रश्न के निष्पक्ष, औचित्यपूर्ण और पारस्परिक स्वीकार्य समाधान हेतु संयुक्त कार्यशील समूह JWG और संयुक्त आर्थिक समूह JEG की स्थापना हेतु 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों को विकसित और विस्तारित करने पर सहमत हुए। इसके अलावा हम समझते हैं IPKF दुर्घटना। IPKF दुर्घटना क्या है? IPKF दुर्घटना क्या है? श्रीलंका सिंहली बहुल और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच जातीय संघर्ष का सामना कर रहा था। तमिल अधिकांशतया द्वीप के उत्तरी हिस्से में रहते थे और ब्रिटेन से आज़ादी की प्राप्ति के पश्चात श्रीलंका में सिंहली को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। ब्रिटेन से आज़ादी की प्राप्ति के पश्चात श्रीलंका में सिंहली को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। तमिल इसे पक्षपातपूर्ण मानते थे और सिंहली के समान अपनी भाषा का दर्जा चाहते थे। जब विभेद जारी रहा तो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। सरकारी दमनकारी कदमों ने हिंसक रूप ले लिया और जल्द ही श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के खिलाफ जाफना प्रायद्वीप में कई आतंकी समूह सक्रिय हो गए। समय के साथ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी कि LTTE वेलुपिल्लई प्रभाकरण के नेतृत्व में सबसे प्रमुख समूह बन गया। वेलुपिल्लई प्रभाकरण के नेतृत्व में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE, ये जो समूह था ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये वेलुपिल्लई प्रभाकरण इस आदमी के नेतृत्व में सबसे प्रमुख समूह बन गया और श्रीलंकाई फौजों और आम नागरिकों के साथ हिंसक संघर्ष किए। उनकी मांग
सत्ता प्राप्ति से चलकर श्रीलंका सरकार से पृथक एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने तक पहुंच गई। यद्यपि यह श्रीलंका का आंतरिक मामला था, जाफना संघर्ष ने तमिलनाडु में तनाव उत्पन्न किया, जहां अधिकतर लोग श्रीलंकाई तमिल लोगों से जुड़ाव महसूस करते थे। एलटीटीई ने तमिलनाडु को एक आश्रय स्थल के तौर पर प्रयोग किया और राज्य सरकार ने उनके उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखी। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी चुप रही और ये माना गया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व समय में सरकारों ने चोरी चोरी तमिल आतंकियों का समर्थन किया है। जब श्रीलंकाई फौजों ने नृशंसतापूर्ण कार्रवाई की और जाफना के तमिल बहुल जिलों में घेराबंदी कर ली, तो राजीव गांधी ने इस मामले को पहले कूटनीतिक रूप से सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन नाकेबंदी जारी रही। भारत ने उम्मीद की थी कि श्रीलंकाई सरकार घेराबंदी तमिलों के लिए समुद्र द्वारा भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री को लेकर नरम रहेगी। श्रीलंका के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में राहत सामग्री से लदे भारतीय जहाज़ों के बेड़े को श्रीलंकाई नौसेना ने घेर लिया। 4 जुलाई 1987 को भारत सरकार ने मानवीयता के आधार पर हवाई हमले के माध्यम से राहत सामग्री गिराने का आदेश दिया, जिसे ऑपरेशन पूमलाई ईगल मिशन 4 भी कहा गया के तहत किया गया जाना था, लेकिन श्रीलंका की चेतावनी के बाद ये ऑपरेशन रोक दिया गया। कुछ देशों ने भारत की इस कार्रवाई की निंदा की और श्रीलंका ने भारत पर संप्रभुता के निरंतर उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेरिका ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया, लेकिन किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। हवाई मार्ग से राहत सामग्री गिराकर भारत का संदेश देना चाहता था कि जाफना की घेराबंदी को हटा लिया गया है और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। भारत श्रीलंका समझौता 1987। 19 जुलाई 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने राजीव गांधी से द्विपक्षीय देश के जातीय संघर्ष में मध्यस्थता करने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप 19 जुलाई 1987 को कोलंबो में दोनों नेताओं ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयोगवश राजीव गांधी के श्रीलंका दौरे में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक श्रीलंकाई ने उन पर हमला किया। राजीव गांधी के श्रीलंका दौरे में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक श्रीलंकाई ने उन पर हमला किया, जिसे हत्या का प्रयास समझा गया। राजीव गांधी गंभीर चोट के बावजूद बच गए। 3 विवादास्पद मामलों और रणनीतिक हित, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग और श्रीलंका में तमिल लोगों के अधिकार को संबोधित करते हुए दृष्टिगत ये शांति समझौता काफ़ी महत्वाकांक्षी था। समझौते के अनुसार श्रीलंका सत्ता का प्रांतों में हस्तांतरण करने को सहमत हो गया और उत्तर में श्रीलंकाई सैनिक अपनी बैरकों को वापस ले लेंगे, तमिल विद्रोही अपने हथियार डाल देंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। LTTE को भंग करने के अलावा तमिल को श्रीलंका का राजकीय भाषा स्वीकार कर लिया गया था और इस समझौते ने संघर्ष पर अस्थायी विराम लगा दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बातचीत में वार्ता के लिए LTTE को एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यह समझौते के अंतर्गत था कि भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF ये समझौते के अंतर्गत था कि भारतीय सुरक्षा सेना IPKF को श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में भेजा गया था। तमिल बहुलता में से थे। यह इस बात की सुनिश्चितता थी कि तमिल अलगाववादी समूहों यह समझौते के अंतर्गत था कि भारतीय रक्षा सेना IPKF को श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में भेजा गया था, जहां तमिल बहुलता में थे। इस बात की सुनिश्चितता थी कि तमिल अलगाववादी समूहों और सरकार के बीच शत्रुता की समाप्ति हो रही थी। LTTE ने हालांकि हथियार छोड़ने आत्मसमर्पण से मना कर दिया और उन तमिलों को डराना शुरू कर दिया जो आतंकी समूहों का विरोध कर रहे थे। IPKF और LTTE सैन्य मतभेद में उलझ गए। IPKF गंभीर राजनीतिक बाधाओं के अंतर्गत काम कर रही थी। यह युद्ध अपरंपरागत था, जिसमें एक समूह का तमिलनाडु के साथ मजबूत भावात्मक संबंध था और दूसरी ओर भारत के हस्तक्षेप से सिंगलियों की द्वेषपूर्ण प्रतिक्रिया आ रही थी। साथ ही साथ इसे उनकी संप्रभुता पर चोट करने के रूप में देख रहे थे। अंततः IPKF ने जाफना में LTTE मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और आतंकी जंगलों में जाकर छिप गए, जहां से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति से सुरक्षा बलों की नाक में दम कर दिया। बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक मारे गए और ऑपरेशन की लागत भी काफ़ी बड़ी थी। भारत सरकार पर अपनी फौजों को वापस लेने का दबाव भी था। अंत में IPKF दुर्घटना 21 मई 1991 को तमिलनाडु में चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या का कारण बनी। श्री पेरम्बुदूर में एक महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी और उसके शरीर पर विस्फोटक फट गए और यह आत्मघाती बम LTTE से जुड़ा था और ये घटना श्रीलंका
में भारत की भूमिका का प्रतिशोध थी। अब 1989 के आम चुनाव। वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ने पर नए अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान दोनों ही राजीव गांधी से अलग हो चुके थे के साथ मिलकर जन मोर्चा का गठन किया, जिसका बाद में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का विरोध करने हेतु केंद्रीय दलों को एकजुट करने के विचार के साथ जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस समाजवादी में विलय हो गया, जिससे एक नई पार्टी जनता दल का जन्म हुआ। ठीक, अब देखिए 1989 के आम चुनाव देखें तो वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ने पर ने अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान दोनों ही राजीव गांधी से अलग हो चुके थे। वीपी सिंह छोड़ दी कांग्रेस तो अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान भी कांग्रेस छोड़ चुके थे। इन्होंने मिलकर के जन मोर्चा का गठन किया, जिसका बाद में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का विरोध करने हेतु केंद्रीय दलों को एकजुट करने के विचार के साथ जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस समाजवादी में विलय हो गया, जिससे एक नई पार्टी जनता दल का जन्म हुआ। जनता दल ने क्षेत्रीय दलों जिसमें डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी और असम गण परिषद में शामिल थे के एक समुच्चय के साथ हाथ मिलाकर नेशनल फ्रंट कहा गया। नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव कराए गए। तब तक विपक्ष राजीव गांधी के खिलाफ एकजुट हो चुका था और एक सहयोगी रणनीति अपना ली थी। कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और हालांकि फिर भी ये लोकसभा में एकमात्र बड़ी पार्टी थी। लोगों में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राजीव गांधी में अविश्वास प्रकट किया। 1989 के चुनाव में पहले ऐसे लोकसभा चुनाव थे जिसमें कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। उस समय तक कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने संकेत किया था कि चुनावों ने मील का पत्थर चिन्हित किया था और ये गठबंधन सरकारों के दौर और राजनीतिक अस्थिरता के समय की शुरुआत थी। राजीव गांधी ने दिसंबर 1989 में त्यागपत्र दे दिया और उनकी पार्टी ने विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया, जैसा कि उनके पास बहुमत नहीं था और नई सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का समर्थन था। वीपी सिंह का शासनकाल। अब हम समझेंगे वीपी सिंह का शासनकाल। दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक, 1989 से 90 तक। 1989 के लोकसभा चुनाव में पश्चात नेशनल फ्रंट बहुमत हासिल करने में असफल रहा, लेकिन इसने सरकार बनाने का दावा किया और बीजेपी और वाम दलों के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 को भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समय राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। जल्द ही मार्च 1990 में राज्य विधानसभा चुनावों के पश्चात केंद्र में गठबंधन सरकार ने संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस कार्यकाल में वीपी सिंह ने पहला निर्णय श्रीलंका से IPKF को वापस बुलाने का लिया। वीपी सिंह 1 वर्ष से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल ने उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कश्मीर के बेकाबू हालात। कश्मीर में दिसंबर 1989 में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के आतंकवादियों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद, केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी, का अपहरण कर लिया। ठीक, और केंद्र ने JKLF की मांगों को मान लिया और जेल में बंद आतंकियों को छोड़ दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण आतंकी संगठन जिसे जल्द ही JKLF को दरकिनार कर लिया सैयद सलाउद्दीन के नेतृत्व में हिब्जुल मुजाहिदीन था, जिसकी विचारधारा जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर एक इस्लामी शासन में बदलना थी। सलाउद्दीन ने संयोगवश 1987 के चुनावों के पश्चात मुख्य धारा की राजनीति को छोड़ दिया। बैंकों पर सशस्त्र हमलों और पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड हमलों के साथ आतंकी अधिक हटी और निडर होते जा रहे थे। केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजी। राज्यपाल को हटाकर जगमोहन की नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई। घटनाओं की एक श्रृंखला ने कई कश्मीरियों को आतंकियों का समर्थन करने की ओर मोड़ा। जिहाद के स्वर मुखर होने लगे, जैसा कि धर्म आतंकवादियों का खेल प्रमुख कारक बन गया था। हिंदू अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया गया। कश्मीरी पंडितों, जो घाटी का अभिन्न अंग थे, के धर्म के अलावा उन्हें राज्य के मुसलमानों के लगभग प्रत्येक पहलू से एक साझा संस्कृति विकसित थी, को आतंकवादियों द्वारा मारकर नृशंस हिंसा का निशाना बना लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप पंडित कश्मीर घाटी से निकलकर जम्मू और दूर के क्षेत्रों में चले गए। वे अपनी ज़मीन पर शरणार्थी बन गए। इनमें से कई अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और अस्थिरता का दंश झेल रहे हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन। जनता पार्टी के शासनकाल में गठित मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के तहत कांग्रेस सरकारों ने चुपचाप रिपोर्ट को दबाए रखा। मंडल आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग इसका
अधिकृत नाम ने कहा कि जाति और पिछड़ापन आपस में जुड़े हुए हैं और अन्य पिछड़ी जातियों का देश की जनसंख्या में महत्वपूर्ण अनुपात होने के बावजूद प्रशासन में विशेष रूप से उच्च स्तरों पर बेहद कम प्रतिनिधित्व हैं। इस संदर्भ में आयोग की प्रमुख अनुशंसा थी कि केंद्र सरकार की नौकरियों में इन जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रतिशत से लगभग अलग 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आयु में छूट की व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी की जाए। वीपी सिंह ने सोचा कि ओबीसी जैसे बड़े समुदाय वोट बैंक के रूप में जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती की लोकप्रियता हासिल करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ये अच्छा अवसर है। ओबीसी समूह से बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जैसे नेता उभर रहे थे। ये 2 ऐसे राज्य थे जिन्होंने भारत में चुनावों की निर्णयकारी भूमिका अदा की थी। सामाजिक न्याय संबंधी मामलों की दिशा में लिए गए कदमों ने, जैसा कि वीपी सिंह ने विश्लेषण किया, जाति गठबंधन को दृढ़ किया जिसने उत्तर भारत में जनता दल के लिए आधार तैयार किया। इस संदर्भ में ये गौरतलब है कि दक्षिणी राज्यों में सरकारी नौकरियों का एक बड़ा अनुपात गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षित था और इस बात को उन लोगों ने उठाया जो मंडल आयोग की सिफारिशों से सहमत थे। इससे दक्षता प्रभावित नहीं हुई थी। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने संसद में घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। मंडल आयोग द्वारा पहचाने गए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को केंद्र सरकार की सेवाओं में सभी स्तरों पर 27% आरक्षण देने की सिफारिश का क्रियान्वयन करेगी। सरकार के इस आदेश ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को न्योता दिया। ऊंची जातियों के युवाओं ने आत्मदाह और आत्महत्याएं की, जैसा कि उन्होंने महसूस किया कि सरकारी नौकरी पाने के उनके अवसर अब अधिक मुश्किल हो गए हैं। ये विरोध देश के उत्तरी भाग में अधिक तीव्र और व्यापक था, जबकि दक्षिण भारत पर इसका असर नहीं हुआ। दक्षिण में कुछ समय से आरक्षण की नीति के चलते युवा समय के साथ साथ अपनी आजीविका के लिए सरकारी नौकरी पर कम निर्भर होते चले गए। औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी वैकल्पिक नौकरियां प्राप्त की। ये भी हैं कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में जनसंख्या में ऊंची जातियों का अनुपात कम था। यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया और उसने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने नवंबर 1992 में इस पर अपना निर्णय दिया। 7 जजों की पीठ ने मंडल आयोग और उसकी सिफारिशों पर आधारित सरकार के आदेश की संवैधानिकता को स्वीकार किया। 3 न्यायाधीशों ने साथ इस बात पर सहमति जताई कि वंचितों को लेकर निश्चित जाति की उपेक्षा अव्यक्तिगत मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि 2 शर्तें भी जोड़ी। पहली, आरक्षण की समग्र सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आरक्षण का मापदंड केवल भर्ती स्तर तक होना चाहिए, न कि पदोन्नति में। न्यायालय का निर्णय आने तक अधिकतर राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी आदेश की पुष्टि कर चुके थे, जैसा कि उन्होंने महसूस किया कि इसका विरोध करना राजनीतिक रूप से हानिकारक सिद्ध होगा। यहाँ तक कि कांग्रेस, जो इस मामले को लेकर उदासीन थी, ने भी माना कि उत्तर भारत में चुनाव जीतने के लिए ओबीसी कारक के महत्व को स्वीकार करना होगा। 1991 में सत्ता में आई नरसिंह राव सरकार ने सितंबर 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने से पूर्व मंडल आयोग की सिफारिशों के पक्ष में इस शर्त के साथ आदेश जारी किया कि 27% आरक्षण के ओबीसी के अंतर्गत निर्धनतम वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। अब मंडल से मंदिर, रथ यात्रा और सरकार का पतन। मंडल से मंदिर, रथ यात्रा और सरकार का पतन। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के स्थान पर राम मंदिर बनाने को लेकर अभियान छेड़ा और खूब लोकप्रियता बटोरी। मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को लेकर बीजेपी 2 फाड़ थी और इस कदम का समर्थन किया जाए या विरोध। कुछ का मानना था कि हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करने की योजना है, जबकि अन्य का मानना था कि ओबीसी की ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। अंत में बीजेपी ने हिंदुओं को ध्रुवीकृत करने के लिए मंदिर का मुद्दा भुनाया। बीजेपी अध्यक्ष LK आडवाणी ने रथ यात्रा निकालने का निर्णय किया। राम रथ यात्रा सितंबर 1990 में सोमनाथ से शुरू हुई। राम रथ यात्रा 1990 सितंबर 1990 में सोमनाथ से शुरू हुई और इस घटनाक्रम ने मध्य वीपी सिंह की असमंजसता बढ़ गई और इस जुलूस को रोकें या इसे चलने दें। अंततः यह बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर छोड़ दिया कि वे यात्रा को अयोध्या से जाने से रोकें। उन्होंने शांति भंग करने, सांप्रदायिक दंगे, तनाव बढ़ाने के आरोपों के तहत आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने निवारक निरोध के तहत एक अतिथि गृह में रखा गया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव द्वारा कार सेवकों जो मंदिर बनाने के पक्ष में थे को गिरफ्तार कर लेने के पश्चात व्यापक अशांति फैल गई। सुरक्षा बलों और मंदिरों के समर्थकों के बीच झड़पें हुई और सांप्रदायिक टकराव भी हुआ। बीजेपी ने नेशनल फ्रंट सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह ने लोकसभा में विश्वास मत खो दिया और नवंबर 1990 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब बात करते हैं चंद्रशेखर सरकार। नवंबर 1990 से जून 1991 वीपी सिंह सरकार के गिरने के
साथ ही चंद्रशेखर और देवीलाल ने अन्य नेताओं चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे अन्य नेताओं के साथ जिन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाने के लिए समर्थन दिया, जनता दल को छोड़ दिया। एक बार फिर कांग्रेस और जैसा कि पूर्व में चरण सिंह के मामले में हुआ था, ने अल्पमत सरकार चंद्रशेखर के नेतृत्व में जिनके पास मात्र 64 सांसद थे को बाहर से समर्थन देने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर विश्वास प्रस्ताव जीत गए और 10 नवंबर 1990 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अशांत अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालात बुरी दशा में थे और विदेशी विनिमय स्तर खतरनाक स्तर तक कम हो गया था। 1980 के दशक से व्यापक रूप से उभरे राजस्व असंतुलन के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्व की सरकारों द्वारा वैश्विक वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण और राजीव गांधी के मामले में भारत से लिए गए ऋण ने कर्ज का एक बड़ा अंबार खड़ा कर दिया था। भारत जरूरी आयात और विशिष्ट रूप से तेल और उर्वरक के लिए धन की जरूरत के लिए संघर्ष कर रहा था। देश द्वारा लिए गए कर्ज को लौटाने की भी चुनौती थी। खाड़ी युद्ध के कारण स्थिति दयनीय हो चली थी, जैसा कि इससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। जनवरी 1991 तक चंद्रशेखर सरकार ने वित्त मंत्री के तौर पर यशवंत सिन्हा के साथ मिलकर 2 ऋणों के अनुमोदन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को मना लिया। ठीक है, चंद्रशेखर सरकार ने मना लिया। इसके बदले में बजट के माध्यम से आर्थिक सुधार करने का वचन सरकार द्वारा दिया गया। फरवरी के मध्य तक ये स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस द्वारा मुसीबत खड़ी की जाएगी। बजट सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस ने मामूली आधारों पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पमत सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं कर सकी। मार्च 1991 में विदेशी विनिमय स्थिति को संभालने के लिए सरकार को देश के स्वर्ण भंडार को गिरवी रखने के लिए बाध्य कर दिया गया और समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने इस बात की ओर संकेत किया था कि भारत अपने पर्याप्त स्वर्ण भंडार का इस्तेमाल कर सकता है। तस्करों से जब्त किए गए और स्वर्ण को भारत सरकार के खाते में लीज पर देने के लिए रिजर्व बैंक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कहा गया। इस प्रस्ताव का रिजर्व बैंक और सरकार ने भी अनुमोदन कर दिया। मार्च के मध्य तक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की निगरानी की, यहाँ तक कि अल्पावधिक फंड जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। पूर्ण बजट और सुधारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के अभाव में IMF और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों ने अब अधिक फंड नहीं मिल पा रहा था। आवश्यक भुगतानों को करने में भी अक्षम होने की संभावनाओं के साथ गंभीर तरलता संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, जिसमें चंद्रशेखर ने पैसा जुटाने के लिए सोना गिरवी रखने के निर्णय पर मुहर लगा दी। ये बेहद ज़रूरी कदम था। यद्यपि इस बात का पता चला था कि लोगों ने बहुत शोर मचाया और इसकी कड़ी निंदा की, भारत को शर्मसार करेगा। इस निर्णय के कारण भारत भुगतान संतुलन के संकट से निकल पाया और साथ ही अगली सरकार को आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में शुरू करने में मदद की। मार्च 1991 में चंद्रशेखर के इस्तीफे के साथ लोकसभा को भंग कर दिया गया और नए चुनावों की घोषणा की गई। राष्ट्रपति वेंकट रमन ने जून में नई सरकार बनने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने दिया चंद्रशेखर को। अब 1991 के चुनाव। आम चुनाव का पहला चरण मई में कराया गया था। 21 मई की रात को एक दुर्घटना हुई जिसमें तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदुर में चुनाव प्रचार के दौरान बम फटने से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। चुनाव का अगला चरण जून में आयोजित किया गया। ठीक है, और ये मई की बात है। मई में आम चुनावों को कराया गया पहले चरण में 211 निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कराया गया, जबकि बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान जून में हुआ। चुनावों के 2 चरणों के बीच परिणाम में अंतर आ गया। राजीव गांधी की हत्या से पूर्व हुए चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जबकि राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात दूसरे चरण के मतदान में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो गया। चुनाव परिणामों में युवा नेता की हत्या को लेकर लोगों द्वारा महसूस की गई सहानुभूति और डर के भाव परिलक्षित हुए। संयोगवश LTTE द्वारा किए गए इस कृत्य से भारत में उसके प्रति थोड़ा समर्थन भी समाप्त हो गया।
अंततः कांग्रेस 244 सीटों पर विजय के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जो कि हालांकि सदन में साधारण बहुमत के स्तर तक भी पहुंच पाती। बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ और उसकी स्थिति में भी सुधार हुआ। अब नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व काल, जून 1991 से 1996। राजीव गांधी की हत्या के पश्चात पामुलापर्ती वेंकट पीवी नरसिम्हा राव, पामुलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव, पामुलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव को कांग्रेस आई का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। वह दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री हुए। इसके अलावा वे आंध्र प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार से वह विभिन्न पदों, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और संसाधन पर रह रहे थे। नरसिम्हा राव 17 भाषाओं के जानकार थे और एक वफादार कांग्रेसी थे। चुनाव के पश्चात उन्होंने अल्पमत सरकार बनाई। नरसिम्हा राव ने 1991 में चुनाव नहीं लड़े। शायद वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात वह आंध्र प्रदेश के नंदयाल से उपचुनाव जीते और लोकसभा सदस्य बने। नरसिम्हा राव को उनकी सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधारों संबंधी कदमों के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। हालांकि उनकी सरकार की अन्य उपलब्धियां भी थीं। आर्थिक सुधार देखिए नरसिम्हा राव सरकार की, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तब उसके बाद में प्रधानमंत्री बनने पर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह, जो उस समय गैर राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष थे, को अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए वित्त मंत्री का समर्थन किया और स्वयं भी उद्योग मंत्री के रूप में कुछ कदम उठाए। उन्होंने प्रतिक्रियाओं, विशेष रूप से कांग्रेसी दल के भीतर को भी संभाला, जो शुरुआत में सुधार के पक्ष में नहीं थी, जबकि नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल में समाजवाद मूलभूत आधार रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था जंजीरों से जकड़ी हुई थी। भुगतान संतुलन की दयनीय स्थिति के अलावा मुद्रास्फीति की समस्या भी घरेलू मोर्चे पर चुनौती बनकर खड़ी थी। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो सोवियत आर्थिक मॉडल भंग हो चुका था। डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में चीन बाजारोन्मुखी सुधार कर रहा था। नरसिम्हा राव ने भी बाजार सुधारों को अपनाया, लेकिन ये मुक्त बाजार प्रकार के नहीं थे। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने ऐसे सुधारों पर बल दिया जो साधारणतया जनता को कम पीड़ा दें और साथ ही उच्च समृद्धि दर उत्पन्न करें। सरकार की शैली आमूल चूल सुधारवादी की नहीं थी। किसी प्रकार से बैंकों का निजीकरण या स्टाफ में सुधार नहीं किया गया और न ही कृषि क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। अब नवीन आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य। नवीन आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए राजस्व एवं भुगतान संतुलन मोर्चे पर मौजूद कमियों को सुधारना था। संरचनात्मक सुधार के पहलू पर नीति कठोरता और शक्ति को हटाना चाहती थी। ठीक है, संरचनात्मक सुधार के पहलू पर नीति कठोरता एवं शक्ति को हटाना चाहती थी, जिसने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परेशान किया था। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के प्रयास किए गए और उद्योगों पर अनावश्यक नियंत्रणों और विनियमों को हटाया गया। विनियमों को हटाया गया ताकि विकास एवं समृद्धि के रास्ते की बाधाओं को हटाया जा सके। नवीन आर्थिक मॉडल का मूलभूत उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। रुपये का अवमूल्यन किया गया। मनमोहन सिंह ने माना कि इससे निर्यात में मदद मिलेगी। राजस्व घाटा कम करके राजस्व असंतुलन को सही करने जैसे साहसिक कदम बजट में उठाए गए। मनमोहन सिंह ने आयात करों, आयकर और कॉरपोरेट करों में धीरे धीरे कमी करने की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री की मदद से विशिष्ट रूप से बेहद प्रतिबंधित व्यापार और उद्योग नीतियों को लक्षित किया। अधिकतर मशीनरी, उपकरण और विनिर्मित मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात कोटे को हटा दिया गया। सीमा प्रशुल्कों, विशिष्ट रूप से पूंजीगत वस्तुओं पर को कम कर दिया गया। प्रशुल्क कर संरचना को औचित्यपूर्ण ढंग से तैयार किया गया। प्रौद्योगिकी संबंधी आयातों पर प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया गया। 1991 की औद्योगिक नीति उस समय की क्रांतिकारी नीति थी। महत्वपूर्ण रूप से नरसिम्हा राव ने उद्योग मंत्रालय अपने पास रखा। औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को पर्यावरणीय रूप से बेहद संवेदनशील या सुरक्षा संबंधी उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। MRTP अधिनियम उस धारा को हटा दिया गया जो समृद्धि को सीमित करती थी या बड़े व्यवसायिक घरानों के विलय को रोकती थी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में तेजी से कमी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को स्वागत किया गया। विदेशी स्वामित्व को लेकर कड़े नियमों को उदारीकृत किया गया। विदेशी निवेश का धीरे धीरे उदारीकरण किया गया। सेवा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश, विशिष्ट रूप से बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार और हवाई यात्रा क्षेत्रों
के साथ उदार बनाया गया। राव सरकार ने कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू पद को समाप्त कर दिया, जो भारत में पूंजी संबंधी मामलों को देखता था। उन्होंने सभी प्रतिभूति बाजार मध्यवर्तियों को विनियमित करने के लिए सेबी अधिनियम 1992 और प्रतिभूति कानून संशोधन प्रस्तावित किया और कंप्यूटर आधारित व्यापार व्यवस्था के तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शुरू किया। व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारा नहीं जा सका और भारत में नौकरशाही नियंत्रण के कारण चीन या मलेशिया की अपेक्षा व्यवसाय शुरू करने में काफ़ी अधिक समय लगता था। श्रम कानूनों में सुधार नहीं हो पा रहा था और निरंतर घाटे में चलने वाले उद्यमों को बाहर निकालना बेहद कठिन था। अब देखते हैं पंचायती राज एवं नगरपालिका अधिनियम। पंचायती राज एवं नगरपालिका अधिनियम। यद्यपि पंचायती राज और नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कदम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में उठा लिया गया था, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के साथ भारत के संविधान में एक नया अध्याय भाग 9 जोड़ा गया और पंचायती राज के कार्य संबंधी 29 विषयों को शामिल करने के लिए एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए और 73वां संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया। यह संशोधन संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की दिशा में किया गया था। राज्य की इस मामले में छूट दी गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकारने से पहले उसे अपनी भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य दशाओं पर विचार करना चाहिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने पर संविधान में एक नया अध्याय 9A जोड़ा गया। राज्यों पर अब संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप नगरपालिकाओं को अपनाने का संवैधानिक दायित्व आ गया। पंचायत और नगरपालिकाओं दोनों में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये स्थानीय स्वशासन में समग्रता सुनिश्चित करने का एक प्रयास था। अब हम समझते हैं सुरक्षा मामलों पर एक अंतरिक्ष तकनीक को संभालना। पंजाब के हालात पर काबू पा लिया गया और नरसिम्हा राव ने राज्य चुनावों में वहां का दौरा किया। इसका अच्छा परिणाम निकला, जैसा कि 2002 के चुनाव के पश्चात वहां आतंकवाद का अंत हो चुका था। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को भगाने और समाप्त करने के लिए मुख्यतः आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया गया। रक्षा के क्षेत्र के आधुनिकीकरण को महत्व दिया गया और सैन्य व्यय में बढ़ोतरी की गई। पृथ्वी एक प्रक्षेपास्त्र को सेना में शामिल किया गया। यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम प्रगति करता रहे। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सफल परीक्षण के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने एक लंबी छलांग लगाई। अब विदेश नीति। 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया और भारतीयों को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना पड़ा। जैसा कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था और गुटबाजी की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई स्थान नहीं रह गया था। भारत के अमेरिका से संबंध धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे, लेकिन भारत ने पश्चिम के अन्य देशों के साथ जापान, इजराइल, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के साथ भी मजबूत संबंध बनाने का प्रयास किया। शीत युद्धोत्तर काल में भारत की विदेश नीति अपनी आर्थिक नीति से घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। नरसिम्हा राव ने आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भारत के नज़दीक लाने के प्रयास में लुक ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया। घनिष्ठ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सृजन, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाना और भारत तथा आसियान के क्षेत्र के बीच युगों पुराने सांस्कृतिक और वैचारिक संपर्कों पर बल देना इस रणनीति में शामिल था। इस नीति ने समय के साथ भारत के इस क्षेत्र के आर्थिक और सुरक्षा उपायों में महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में मदद के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत के अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भूमिका अदा की। महत्वपूर्ण रूप से नरसिम्हा राव के बाद आने वाली सरकारों ने भी इस नीति को अपनाया। नरसिम्हा राव का चीन, जिसका उन्होंने 1993 में दौरा किया, इस दौरान ईरान से संबंध बढ़ाना बेहद उपयोगी रहा। पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय में कश्मीर में भारत द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव लाया गया तो चीन और ईरान उनकी बात से सहमत नहीं हुए। ठीक, अब समझते हैं नकारात्मक पहलू। नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ दो मुख्य पहलू थे जिनकी आलोचना की गई। एक तो यह कि उनकी बाबरी मस्जिद गिराने की अनुमति दी और दूसरा भ्रष्टाचार का बढ़ाना। नकारात्मक पहलू ये बाबरी मस्जिद विध्वंस।
1980 के उत्तरार्ध में भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में चुनाव में लाभ हासिल करने के लिए राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। विश्व हिंदू परिषद में भी मामले को लेकर बेहद आक्रामक थी और इसने बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने की मांग को लेकर अयोध्या एवं देश के अन्य भागों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। स्पष्ट था कि विवादास्पद स्थल पर कुछ विध्वंस और निर्माण उसने स्वयं पहले भी किया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में उस समय बीजेपी शासन था और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का कार्य शुरू होगा। हजारों वॉलंटियर्स, कार सेवक और अयोध्या में एकत्रित हो गए। घोषणा में बताया गया कि मस्जिद के निकट मंच पर प्रार्थना की जाएगी, लेकिन वह दिन आया तो कार सेवकों के समूह ने मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि आरएसएस और पुलिस ने इसके लिए मना किया था। भीड़ अनियंत्रित हो गई और जिसकी इच्छा मस्जिद का विध्वंस करने की थी, उनके पास लोहे की छड़ें और अन्य हथियार थे। जल्दी उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया और एल.के. आडवाणी जैसे बड़े नेता वहां इकट्ठे हो गए और कार सेवकों को वापस आने को कहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। मस्जिद पर हमला किया गया और बड़े मलबे के ढेर में बदल गया। बीजेपी ने स्पष्टीकरण दिया कि पार्टी का कोई काम नहीं था, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण से भी अधिक था। ये एक त्रासदी और अपशगुन था जिसका दीर्घावधिक दुष्परिणाम होने वाले थे। उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य भागों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई लोग मारे गए। शिवसेना द्वारा दंगे एवं हिंसा भड़काने के कारण बॉम्बे में सर्वाधिक पीड़ित जगहों में से एक था। 1993 में मुंबई में स्थित माफिया डॉन ने शहर बॉम्बे में मुख्य स्थानों पर मुस्लिमों पर पूर्व में हुए हमलों के प्रतिशोध का स्वरूप बम धमाके कराए। वस्तुतः हालात को बदतर होने से रोकने के लिए कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका ये कर्तव्य था कि वे कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए। कई लोग इस बात से अचंभित थे कि ऐसी स्थिति में केंद्र भी निष्क्रिय बना रहा, जिसके लिए उनकी आलोचना की जाती रही थी। निश्चित ही अस्थिरता और कोलाहल की अग्रिम संभावनाओं के चलते राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए था और स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों पर सख्त आदेश दिए जाने चाहिए थे। संभवतः प्रधानमंत्री स्वयं और उनकी पार्टी सख्त कदम उठाकर हिंदू विरोधी होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। विध्वंस की घटना हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस घटना और इसके परिणाम स्वरूप घटित दंगों के कारण पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल हो गई। इतनी हृदय विदारक घटना घटित होने पर ये कयास लगाए गए कि भारत अप्रभावी सरकार सहित कानून विहीन देशों में एक देश बन गया था या कुछ हद तक तानाशाह प्रकार का हो चुका था। ये अनुमान सच साबित नहीं हुए, लेकिन बाबरी विध्वंसक ने आधुनिक भारत के इतिहास में कलंक लगा दिया, जिसकी अनुगूंज कई वर्षों तक सुनाई देती थी। समाज में जहां हिंदू मुस्लिमों के बीच अभी तक कोई प्रत्यक्ष टकराव नहीं हो रहा था, यद्यपि दोनों समुदाय पीड़ित होने का दंश महसूस कर रहे थे और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, अब खुले तौर पर दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य और शक दिखाई देने लगा। यह कहना सही नहीं होगा कि प्रत्येक मुस्लिम और हिंदू ऐसी भावना से ग्रसित था, लेकिन उस घटना का एक सामान्य प्रभाव परिलक्षित हो चुका था। अब हम समझते हैं लिब्रहान आयोग। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 10 दिन के बाद गृह मंत्रालय आदेश पर एक आयोग गठित किया गया। जस्टिस लिब्रहान इसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश थे। इस आयोग को 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढाए गए बाबरी मस्जिद विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को ढाए गए बाबरी विध्वंसक और उसके बाद की फैली दंगों की जांच का काम सौंपा गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 3 माह के भीतर पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया और 17 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंततः आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 68 लोगों को दोषी ठहराया था, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, शिवसेना के तत्कालीन अध्यक्ष बाल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन और के.एन. गोविंदाचार्य, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, प्रवीण तोगड़िया इत्यादि के नाम शामिल थे। इस रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह पर उन्हें घटना का मूक दर्शक बताते हुए आयोग ने तीखी टिप्पणी की। आयोग का कहना था कि कल्याण सिंह ने इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और आरएसएस को अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार दे दिए। भ्रष्टाचार संबंधी घोटाले।
जुलाई 1993 तक राव सरकार यानी नरसिंह राव सरकार निर्बाध चलती रही, यद्यपि तकनीकी रूप से अल्पमत सरकार थी। जुलाई 1993 में विपक्ष ने सरकार की शक्ति के परीक्षण के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय किया। सरकार के पास इस परीक्षण को पास कराने के लिए स्वयं में पर्याप्त संख्या बल नहीं था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM और जनता दल यानी कि अजीत सिंह समूह ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और इस प्रकार सरकार ने विश्वास मत जीत लिया और पूरे 5 वर्ष सत्ता में रही। बाद में ये आरोप लगाया गया कि एक प्रतिनिधि के माध्यम से नरसिंह राव ने JMM सदस्य को रिश्वत दी थी। 1996 में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री नहीं थे, पूर्वोक्त मामले की जांच हुई। एक विशिष्ट न्यायालय ने राव और उनके साथी बूटा सिंह, जिन पर आरोप था कि सांसदों को प्रधानमंत्री के पास लेकर गए थे, को दोषी ठहराया और हालांकि उच्च न्यायालय ने अपील की गई, जिसमें विशिष्ट न्यायालय के फैसले को बदल दिया गया। नरसिंह राव और बूटा सिंह दोनों को वर्ष 2002 में आरोपों से बरी कर दिया गया। नरसिंह राव का नाम हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाले में भी घसीटा गया और फिर हवाला और लखूभाई धोखाधड़ी मामले में भी उनका नाम आया। नरसिंह राव को दोनों मामलों में बरी कर दिया गया। नरसिंह राव को किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन लोगों के दिमाग से भ्रष्टाचार की वह तस्वीर कभी धुंधली नहीं हुई। कश्मीर, अब समझते हैं कश्मीर। कुछ समूहों ने भारत में हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काया और कश्मीर घाटी में मुस्लिम चरमपंथ बढ़ता जा रहा था। 1980 और 1990 के दशकों में पाकिस्तान की मदद से आतंकवाद बढ़ रहा था, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा था। इन भावनाओं को भारत से राज्य सरकार